अब किस माफिया पर चाप के चला बाबा का बुलडोजर? यूपी में बाबा का बुलडोजर फिर से दहाड़ रहा है। बाबा का बुलडोजर मरम्मत कराकर लौट आया है। कभी कभी इस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है, तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। योगी 2.0 में अब किस माफिया की बारी आई? बीजेपी की जीत के बाद से बुलडोजर काम पर है। शपथ के बाद से बुलडोजर स्ट्राइक जबरदस्त है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बुलडोजर से किस माफिया का ब्लड प्रेशर हाई? अब की बार निशाने पर किस माफिया की दीवार? अब की बार किसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर प्रहार? ये दिखाने के लिए पब्लिक को कि देखिए मैंने वादा किया था, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर भी हो गए हैं, तो वो अपना काम दिखा रहे हैं पब्लिक को। चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। जी हां, अब की बार यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर बरस पड़ा है और ऐसा एक्शन दिखाया गया कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और प्रयागराज में अपना अवैध किला दूसरी बार ढहाए जाने पर बेचैन हो उठा है। योगी 2.0 में बाबा की बुलडोजर स्ट्राइक से अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर पूरी तरह से हाई है। प्रयागराज से आई ये तस्वीर देखकर साबरमती की जेल में बंद यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की धड़कनें बढ़ गई होंगी। अपनी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर स्ट्राइक देखकर माफिया डॉन अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा का बुलडोजर इस बार प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर कहर बनकर टूटा है। बाबा के बुलडोजर ने इस बार प्रयागराज में अतीक अहमद के गैर कानूनी किले पर वज्र प्रहार किया है। प्रयागराज में यह माफिया अतीक अहमद का घर है। अतीक अहमद ने बरसों पहले यहाँ की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था और योगी से पहले की सरकारों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर ले। लेकिन योगी 2.0 में विकास प्राधिकरण भारी फोर्स के साथ यहाँ पहुँचा और एक एक करके बुलडोजर चलाकर अतीक अहमद के सभी अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। यहाँ बनाई गई बाउंड्री वॉल, टीन शेड और पक्के बाथरूम को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। इनके संज्ञान में आया तो ये यहाँ पर बाउंड्री वॉल करीब 10 फीट की ऊंचाई में बाउंड्री वॉल टीन से करते हुए अंदर निर्माण किया जा रहा है। जिसकी जानकारी आने पर पता चला कि अंदर शेड का निर्माण 2 शेड का निर्माण किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि योगी सरकार में अतीक अहमद के इस अवैध आशियाने पर बुलडोजर का एक्शन पहली बार हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी में जब चुनाव नहीं हुए थे, आचार संहिता लागू नहीं हुई थी,
योगी मुख्यमंत्री थे तब भी एक बार अतीक अहमद के इसी अवैध घर को बुलडोजर चलाकर गिराया गया था। लेकिन आचार संहिता लागू हुई और योगी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हुए तो अतीक अहमद को यह गलतफहमी हुई कि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में दोबारा वापसी नहीं होगी और इसी गलतफहमी के चक्कर में अतीक ने यहाँ फिर से अवैध निर्माण करा लिया, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली। लेकिन जैसे ही योगी ने दूसरी बार सत्ता संभाली वैसे ही अतीक अहमद के इस अवैध स्ट्रक्चर पर बुलडोजर स्ट्राइक हो गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद की यह अवैध संपत्ति करीब 10 करोड़ की है जिसे बुलडोजर चलाकर गिराया गया। लेकिन अतीक अहमद के वकील की दलील भी सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि अधिकारियों ने ये एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए किया है। ये बाबा जी को दिखाने के लिए कि बाबा जी की अतीक अहमद के घर हम फिर तोड़ रहे हैं, जबकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। हम यहाँ जो बाहर बनाया गया था जो एंगल से, तो बाहरी जानवर छुट्टा जानवर जो है अंदर ना आने पाए। इसके अलावा एक सेट डाला गया था, कुछ भैंसें थीं 2-3 रखने के लिए। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। ये दलीलें कितनी बेमानी हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि बाबा का बुलडोजर यूपी में सिर्फ वहीं पर चल रहा है जहां माफियाओं का अवैध कब्जा है। इसके पक्के सबूत शासन प्रशासन के पास मौजूद हैं और यही कारण है कि बाबा का बुलडोजर वज्र प्रहार करने से नहीं चूक रहा है। माफिया है जो हिस्ट्री सीटर हैं, अवैध रूप से कमाई करके अवैध रूप से जो है लोगों को परेशान करके इस प्रकार के निर्माण जो है अवैध निर्माण किए हुए हैं और अपने हनक और अपने हनक और उसका उपयोग करते हुए उसके बल पर किए हुए हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। वैसे यूपी में ये बुलडोजर असल में योगी आदित्यनाथ के कड़क शासन का अब कड़क सिंबल बन चुका है। अपराध पर लगाम लगाने वाला योगी का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। योगी को इसी बुलडोजर एक्शन के बदले में जनता का बम्पर आशीर्वाद चुनाव में मिल चुका है और चुनाव में योगी ने जनता से ये वादा भी किया था कि 10 मार्च के बाद से यही बुलडोजर गैराज से मरम्मत कराकर लौटेगा और तब माफियाओं पर कहर बरपाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी इस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा उसका असली काम तो 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी योगी ने चुनाव के दरमियान जो कहा था वो अब तस्वीरों के जरिए सच होता भी दिख रहा है। अतीक अहमद जैसे कुख्यात माफियाओं के घर पर बुलडोजर चाप कर चल रहा है और साबरमती की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद अपने अवैध घर को ढहाए जाने से बेचैन हो उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वैसे यूपी में बाबा का बुलडोजर सिर्फ अतीक अहमद के अवैध आशियाने पर ही नहीं चला, बल्कि योगी ने तो जब शपथ भी नहीं ली थी तभी इस बात का ऐलान किया जा चुका था। बीजेपी को चुनाव में सिर्फ जीत ही मिली थी, तभी से बुलडोजर का एक्शन यूपी के अलग अलग माफियाओं पर काफी तेजी से चल रहा है। प्रयागराज हो या फिर मेरठ ही क्यों ना हो, मेरठ के अलावा हापुड़ में भी हमने देखा कि कई माफियाओं के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर लगातार चलाए जा रहे हैं। बुलडोजर फिर से चल पड़ा है, बाउंड्री तोड़ी जा रही है, हथौड़े से दीवार की ईंट गिराई जा रही है।
बुलडोजर स्ट्राइक जबरदस्त है और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी का चुनाव तो जीत लिया था, लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली थी। ये तस्वीर 15 मार्च को आई थी। तस्वीर हापुड़ की थी, जहां शनि मंदिर के पास गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की जमीन पर पिछले कुछ महीनों से भू माफियाओं का अवैध कब्जा था और जिसे बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया था। कुल 400 स्क्वायर मीटर की वो जमीन ही है, उसमें कोई ऐसी प्लाटिंग नहीं हुई है। उसको अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हटाया गया है। जो आज वो माफियाओं ने जमीन में कब्जे कर रखे थे, योगी सरकार के आते ही उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। हापुड़ के अलावा ऐसी ही एक तस्वीर 14 मार्च को मेरठ से आई, जहां कुख्यात फरार माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था। सेकंड में ही सरकारी पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध फैक्ट्री ढहा दी गई थी। अब यूपी के गोंडा से आई ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर भी उस वक्त की है जब योगी ने यूपी में सीएम पद की शपथ तक नहीं ली थी और उनके शपथ लेने से पहले ही अपराधी कांपते हुए थाने जाकर सरेंडर करते नजर आए थे। गोंडा में पुलिस की मुठभेड़ से डरा गल्ला व्यवसायी के अपहरण का वांछित आरोपी गौतम सिंह छपिया थाने पहुंचा था और हाथों में लिखित तख्ती लेकर आत्मसमर्पण किया था। तख्ती पर लिखा था, हमको गोली न मारो, गिरफ्तार कर लो, गोली से डर लगता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। योगी सरकार में कानून कितना मजबूत है, इसकी एक बानगी सरकार बनने से पहले ही सहारनपुर से भी आ चुकी थी, जहां हिस्ट्री शीटर अपराधी लाइन लगाकर थाने में हाजिरी देने पहुंचे थे। सहारनपुर के चिलकाना थाने में ये हिस्ट्री शीटर अलग अलग संगीन मामलों में कई बार जेल भी जा चुके हैं और वो भी थानों में लाइन लगाकर हाजिरी दर्ज करवाने पहुंचे थे और दोबारा कोई भी जुर्म न करने की कस्में खा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब धाकड़ एक्सक्लूसिव में एक बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर में लगाने पर विवाद हो गया। मकान मालिक ने एक मुस्लिम युवक को घर खाली करने तक की धमकी दे दी। दरअसल किराएदार यूसुफ ने अपने घर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई थी, लेकिन ये बात मकान मालिक शरीफ को इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि उसके बाद में जो किराएदार है उससे घर खाली करने तक की धमकी दे दी गई। अब पुलिस से शिकायत की गई है, अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घर में मोदी की तस्वीर लगाई तो इतना ज्यादा विवाद हो गया कि मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कह दिया और ये कह दिया कि अगर घर में रहना है तो प्रधानमंत्री की तस्वीर हटानी होगी। लेकिन जो किराएदार था जिसका नाम यूसुफ है, यूसुफ को ये बात इतनी ज्यादा तकलीफ दी, उसने फिर पुलिस की शरण ली। पुलिस से शिकायत की गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं कई दशक से पीर गली सुनसर लड़सर पीर गली के मकान में रहता हूँ। वहाँ मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूँगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूँगा। रमज़ान का महीना आ रहा है, यहाँ तस्वीर रहना ठीक नहीं है, जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूँ और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। तो आपने मध्य प्रदेश में इंदौर में जो तस्वीर सामने आई वो देखी। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक बाबर की सिर्फ इसीलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था। भीड़ ने बाबर नाम के युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब इंदौर में यूसुफ नाम के मुस्लिम युवक को मकान मालिक सिर्फ इसीलिए घर से निकाल रहा है क्योंकि उसने घर में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा रखी थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूक्रेन के खार्किव में बमों के स्ट्राइक के बाद की तबाही की। दरअसल 120 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है, वो ड्रोन वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें आपको खार्किव में तबाही बड़े पैमाने पर नजर आएगी और आप 120 सेकंड में खार्किव की बर्बादी देख सकेंगे। देखिए एक रिपोर्ट।
युद्ध हमेशा अपने साथ तबाही लाती है। खार्किव की ये 2 तस्वीरें आपको युद्ध की त्रासदी की सही पहचान कराने के लिए काफी है। खार्किव की जो तस्वीरें सामने आई है वो एक शहर के कब्रिस्तान बनने की गवाही देगी। खार्किव शहर में इस टैंक को देखिए। ये टैंक रूस की सेना का हुआ करता था, लेकिन अब बर्बाद हो गया। वहीं पास में एक तोप है जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इन गाड़ियों और ट्रकों का हाल देखिए। एयर स्ट्राइक के बाद इनका ये हाल हुआ है। इस इमारत को देखिए, यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। सड़क के उस पार के हालात देखिए। एक बर्बाद मोहल्ला युद्ध की कहानी बता रहा है। ये शख्स हाथ में कुछ लेकर अकेला जा रहा है। हो सकता है किसी तरह से वो युद्ध में बच गया हो और अब इस वीरान इलाके में जिंदा रहने की कोशिश में जुटा है। इस बिल्डिंग को भी देखिए। बिल्डिंग की खिड़कियां और दरवाजे बमबारी में उखड़ गए हैं। दीवारों पर सिर्फ बम और गोलियों के निशान हैं। निशान इतने हैं कि गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। इस गली को देखिए। गली के दोनों ओर सिर्फ मलबे ही नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान इस इलाके से होकर गुजरा है। बम धमाकों के बाद यहाँ कितना गहरा गड्ढा हुआ है, ड्रोन की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। यहाँ पर आपको जितनी भी इमारतें दिखेंगी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। खार्किव शहर में ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ रूस के हमले के निशान न दिख रहे हों। इस 8 मंजिला इमारत को देखिए। हर मंजिल युद्ध की त्रासदी बयां कर रही है। खार्किव के हालात ऐसे बना दिए गए हैं जैसे हड़प्पा काल का कोई शहर हो। खार्किव से अलग मारियुपोल में भी युद्ध भयंकर हो रहा है। मारियुपोल में तो अब यूक्रेन और रूस की सेना की आमने सामने फायरिंग हो रही है। एक बिल्डिंग में छिपी रूस की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया है और बिल्डिंग पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर से भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक अकेले मारियुपोल में ही रूसी हमलों की वजह से 5000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 210 बच्चे शामिल हैं। मारियुपोल से युद्ध की एक और तस्वीर सामने आई है। सड़क से गुजर रहे टैंक पर हमला किया गया और इस हमले का वीडियो एक शख्स ने बनाया। यूक्रेन में रूस के किए जा रहे हमलों के निशान हर तरफ मौजूद हैं। मलबों में तब्दील इमारतें इन शहरों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों की गवाही दे रही है। यूक्रेन के कई शहरों को इस बमबारी की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर शांति वार्ता शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच भले ही कुछ वक्त बाद युद्ध बंद हो जाए, लेकिन यूक्रेन में बर्बादी की जो कहानियां लिखी जा चुकी है उसे बरसों बरस मिटाना मुमकिन नहीं होगा। यूक्रेन से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। यूक्रेन का खार्किव आज वीरान है और 1990 में ऐसा ही कुछ हाल कश्मीर का था, जब कश्मीरी पंडित नरसंहार की वजह से वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए। उनकी मुश्किलें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में हिट हो गई और उस पर सियासत और भी ज्यादा सुपरहिट है। सिनेमा हॉल में भीड़ कम हो गई है, लेकिन सियासी हब दिल्ली में दंगल अभी भी जारी है। आपको यह भी बताते चले, कश्मीरी पंडितों पर यह दंगल बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी में अब हो चुका है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने 233 कश्मीरी पंडितों की नौकरी को स्थायी किया। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेटेड विंग की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली सरकार नौकरी अस्थायी करने के विरोध में थी, जबकि कोर्ट की इजाजत के तहत 2019 में सरकार को नौकरी अस्थायी करनी पड़ी। एक चिट्ठी आज फिर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेटेड विंग की तरफ से जारी की गई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने कभी कोई रोड़ा नहीं अटकाया, यानी ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के फैसले के बाद मजबूरी में दिल्ली सरकार ने 233 कश्मीरी पंडित शिक्षक की नौकरी को स्थायी किया। कि आपको जो जजमेंट था हाईकोर्ट का उसे मानना ही पड़ेगा, जब कोई ऑप्शन नहीं था। When Kejriwal ji was left with no other option on 23rd January 2019, फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। आज जो चिट्ठी एसोसिएशन ने जारी की है, उसमें एसोसिएशन के महासचिव टीके भट्ट ने केजरीवाल सरकार की तारीफ की।
कहा कि केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी पंडितों की मदद की है। इस बात की तस्दीक कश्मीरी पंडितों की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकील भी कर रहे हैं। सिसोदिया साहब ने एक रिटर्न निर्देश दिया था जब उनके पास कश्मीरी माइग्रेंट्स गए, सर हमें इतने साल हो गए लड़ते हुए, हमारा साथ इंसाफ कीजिए। उन्होंने रिटर्न निर्देश दिए कि जो अपील है सब विड्रॉ करो, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। दुर्भाग्यपूर्ण जो सर्विस डिपार्टमेंट था एलजी के अंडर आता है, उन्होंने इसको नहीं माना। वकील राकेश टिक्कू ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी पंडितों की नौकरी को स्थायी करने में कोई रोड़ा नहीं अटकाया। उन्होंने इसकी एसएलपी की और कई महीने तक लड़ी, ऐसे लड़ी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी तब वहां पे, वो भी सरकार की तरफ से लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को अपहेल्ड किया, डिवीजन बेंच को, इनको न्याय मिला। तो ये कहना कि दिल्ली सरकार ने रोड़े अटकाए, ये रिकॉर्ड के कॉन्ट्ररी। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को सरकार यूट्यूब पर डाल दे। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई और कहा कि केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया। वो कश्मीर हमारा, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। अरविंद केजरीवाल ने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ से बात करते हुए सफाई भी दी कि वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। कई लोगों की जानें गईं, कई लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। एक सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस अन्याय को, जो लोग उस अन्याय से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलवाया जाता। 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था। 233 शिक्षक कश्मीरी पंडितों को 2019 में स्थायी किया गया और कैसे और क्यों स्थायी किया गया, ये लड़ाई बीजेपी की आम आदमी पार्टी से। एक दूसरी लड़ाई इस बात पर छिड़ गई कि असली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेटेड विंग कौन है, वो जिसने कल कहा कि केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी शिक्षकों को स्थायी करने में रोड़े अटकाए, या वो जिन्होंने आज कहा कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षक कश्मीरी पंडितों की मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 2 चिट्ठियां सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। अब सवाल यही कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा, ये जरा कुछ आंकड़ों के जरिए और खास तौर से आखिर जो कल चिट्ठी सामने आई थी और आज जो चिट्ठी आई वो क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से कल एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें अलग अलग बिंदु दर बिंदु उस चीज को बताया गया। उसमें बताया गया 18 मई 2015 को सिंगल बेंच का केएमटी के हक में फैसला आया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट को एक तरह से अप्रोच किया था 6 जून को। 18 मई का ही उसमें जिक्र भी है और उसमें आगे ये बताया गया डबल बेंच का सरकार को नौकरी स्थायी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब उसमें अगला जो बिंदु था, डबल बेंच के फैसले को दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका 26 अक्टूबर 2018 को खारिज कर दी गई थी। फिर आगे क्या हुआ, 26 अक्टूबर 2018 को 21 मई 2018 का जो डबल बेंच का फैसला था उसे बरकरार रखने के आदेश दिए गए और दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की नौकरी स्थायी कर दी 23 जनवरी 2019 को। ये पूरा जो एक प्रेस रिलीज है ये जारी किया गया था और उसी के चलते आज एक और इसी तरह का प्रेस रिलीज जारी किया गया था, जिसके बाद में कौन सच्चा कौन झूठा, अब ये चर्चा सबसे ज्यादा दिल्ली की सियासत में है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद में बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या चीन के इशारे पर इमरान होंगे पाकिस्तान की सियासत से आउट? ब्रेक के बाद। इमरान को आउट करने वाली स्क्रिप्ट क्या जिनपिंग ने लिखी? पाकिस्तान की सियासी हलचल पर बहुत बड़ी खबर। आज ये खबर सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इमरान के गेम ओवर के पीछे क्या ड्रैगन का हाथ? क्या जिनपिंग के इशारे पर इमरान से सत्ता छीनी जाएगी?
पाकिस्तान में विपक्ष और बाजवा क्या चीन का मोहरा है? क्या इमरान खान से चीन ले रहा है सीपेक का बदला? इमरान सरकार पर संकट के पीछे चीन है मास्टरमाइंड। आज ये बड़ी खबर सुनकर इमरान खान भी हिल जाएंगे। इमरान की सरकार गिरने वाली है, ये आभास और एहसास पूरी दुनिया को है। इमरान की सरकार पाकिस्तान में चंद दिनों की मेहमान है, ये अनुमान भी पूरा पाकिस्तान लगा चुका है। और इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, जो मंजूर भी हो चुका है। और ये तस्वीर सोमवार को पूरी दुनिया ने भी देखी। लेकिन इमरान सरकार बहुमत के जादुई आंकड़े यानी कि 172 से आज कोसों दूर है। तो क्या इसके पीछे चीन है? इमरान की सरकार कभी भी गिर सकती है, तो क्या इसके पीछे भी चीन का हाथ है? ये रिपोर्ट देखिए और इमरान को लेकर चीन की शातिर चालों को हम आपको समझाते हैं। वो चीन जो पाकिस्तान के साथ में बहुत अच्छे संबंध दर्शाता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में समय सियासी गहमा गहमी मची हुई है, वो चीन जो इमरान खान के साथ में कई बार मंच पर नजर आता है और उसी इमरान खान अपने उसी ही दोस्त के लिए कहीं ना कहीं वो खाई खोदने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कई तस्वीरें, ऐसे कई वाक्य सामने आए जब पाकिस्तान और चीन की अच्छी दोस्ती नजर आती है कई मर्तबा। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि इस समय जो पाकिस्तान में हालात है सियासी उठापटक के, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का भी हाथ है। देखिए एक रिपोर्ट। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में कब तक? इमरान खान की सरकार के बचे कितने दिन? ये सवाल अब उतना बड़ा नहीं जितना कि ये सवाल कि इमरान सरकार अगर गिरेगी तो क्या उसके पीछे चीन का हाथ होगा? क्या बीजिंग में ही लिखी गई इमरान को आउट करने वाली स्क्रिप्ट? हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसकी ठोस वजह है क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि इमरान खान के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। इमरान की सहयोगी पार्टियां MQM, PMLQ और जमहूरी वतन तक उनका साथ छोड़ चुकी हैं। इमरान खान डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी को कुर्बान कर दिया है और बागी PMLQ को इसका ऑफर दिया है, जिसके पास सिर्फ 8 सांसद ही हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इस सब खेल के पीछे चीन का हाथ हो सकता है? जी हाँ, ऐसी खबरें हैं और ऐसे आरोप अब पाकिस्तान में ही लगने लगे हैं। ये जो खबरें हैं कि इमरान खान हटाओ की स्क्रिप्ट चाइना में लिखी गई है क्योंकि इमरान खान सीपेक कॉरिडोर को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, मेरे विचार से ये बेबुनियाद हैं। क्योंकि देखिए, चाइना भी समझता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, इमरान खान की एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज क्या हैं, और अगर इमरान खान चले भी गए तो फिर आगे कौन आएगा। इन आरोपों के पीछे की ठोस वजह क्या है, ये भी आप सुन लीजिए। ये मामला असल में जुड़ा है चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक से। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। तो ध्यान से सुनिए बड़ी खबर क्या है। इमरान खान असल में सीपेक को लेकर चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। इमरान के राज में ही सीपेक प्रोजेक्ट पटरी से उतर गया। हाल ही में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर को चीन की कंपनी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें चीन ने कहा था कि स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना की सेट इकाई जो पाकिस्तान में काम कर रही है, उसे अभी तक सिर्फ 875 करोड़ रुपए का भुगतान मिला है, जिसके बाद पाकिस्तान के NTPC की देनदारी 1235 करोड़ रुपए की बनती है। अगर 24 मार्च तक ये भुगतान नहीं हुआ तो ये समझौते का उल्लंघन माना जाएगा।
24 मार्च तो बीत गए और चीन को पैसा भी नहीं मिला, यानी मामला बड़ी देनदारी का है जो चीन को पाकिस्तान से मिलना था, लेकिन पाकिस्तान कंगाल है और आंकड़े बताते हैं कि चीन के ऐसे ही न जाने कितने अरब रुपए इमरान सरकार में फंसे हुए हैं और सीपेक के जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार पर चीनी कंपनियों के 230 करोड़ डॉलर बकाया हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 140 करोड़ डॉलर के भुगतान का वादा किया था। लेकिन जब सरकार का बजट घाटा ही 3100 करोड़ रुपए पहुंच गया हो तो जाहिर है चीन कंपनियों को पैसे नहीं मिलने वाले और यही चीन की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि सीपेक कॉरिडोर, देखिए सीपेक कॉरिडोर का अभी तक ये कहते हैं फेज 1 चल रहा था, जिसमें एनर्जी में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और अप्रोक्सीमेटली करीब 15 बिलियन डॉलर की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अभी 4 फरवरी को जब विंटर ओलंपिक्स चालू हो रहा था, जब इमरान खान बीजिंग गए थे, तो वहां पर उन्होंने सीपेक कॉरिडोर का सेकंड फेज का साइन करा है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ मामला इमरान की नीयत का भी है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि सीपेक की शर्तों के उल्लंघन के अलावा इमरान खान ने एक गलती और कर दी। ये गलती चीन के नजरिए से अक्षम्य मानी जा रही है। गलती है अमेरिका से अंदर खाने डील की नाकाम कोशिश वाली, जिसकी खबर चीन को लग चुकी है। असल में इमरान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ के जरिए अमेरिका में यह संदेश पहुंचवाया था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ सीपेक से भी बड़ी डील कर ले तो पाकिस्तान चीन के साथ चल रही डील को खत्म करने को तैयार है। लेकिन ऐसी जानकारी है कि अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया है। लेकिन तब तक ये बात चीन को पता चल चुकी थी और इसलिए भी चीन ने इमरान सरकार का गेम ओवर करने की ठान ली। वो है सीपेक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जिसके चलते चीन को ग्वादर में काम शुरू होते ही रोकना पड़ा और ऊपर से चीनी कर्मचारियों पर लगातार हो रहे हमले भी चीन की नाराजगी की एक बड़ी वजह है, क्योंकि खैबर में ही चीन के 10 कर्मचारियों का कत्ल किया जा चुका है, जिससे चीन पाकिस्तान सरकार पर लाल पीला है। और जानकार मानते हैं कि इन्हीं सब कारणों से चीन अब इमरान सरकार को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इमरान को सत्ता से बेदखल करने के लिए पर्दे के पीछे से बड़ा खेल खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।